खलीफा हारून रशीद शहनशाह बगदाद का तीसरा बेटा कासिम, वजीर आजम जाफर बरमकी का बेटा खालिद और कोतवाले शहर का बेटा अब्बास तीनों हम उम्र थे। यानी कासिम, खालिद और अब्बास तीनों हम उम्र थे और इकट्ठे ही एक मकतब में ज़ेरे तालीम थे। तीनों आपस में गहरे दोस्त थे। वो खुश लिबास, खुश गुफ्तार और ज़हीन तालिब इल्म थे। तालीम से फारिग होने के बाद भी उनका अक्सर वक्त इकट्ठा गुजरता। अपने अतालीक यानी उस्ताद से वो ऐसे सवाल करते कि वो लाजवाब होकर रह जाता। एक रोज तीनों दोस्त एक कमरे में बैठे शतरंज खेल रहे थे कि एक मोहरा गुम हो गया। तमाम कमरे की तलाशी ली गई, एक एक चीज को उलट पलट कर देखा गया, मगर गुमशुदा मोहरा न मिला। जाहिर था कि मोहरा उन तीनों में से किसी एक के पास था, मगर हर एक ने लाइल्मी का इजहार किया। अलबत्ता एक दूसरे के एहतराम को मलहूज़े खातिर रखते हुए एक दूसरे की जामा तलाशी न ली। मोहरा यकीनन गुम हुआ था, कमरे में नहीं तो कहाँ गया। अपने आप कोई मान नहीं रहा था, तो मोहरा बरामद कैसे होता। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि कोतवाले शहर से इस बात का खोज लगवाया जाए। चुनाचे वो कोतवाल के पास पहुंच गए और कोतवाले शहर से कहने लगे, हम तीनों शतरंज खेल रहे थे कि हमारा एक मोहरा गुम हो गया। उनमें से एक ने कोतवाल को बताया, तमाम कमरा छान मारा मगर मोहरा नहीं मिला। जाहिर है कि हम तीनों में से किसी एक के पास है। आप बताइए कि मोहरा किसके पास है। ये भी एहतियात करें कि जिसके पास मोहरा हो उसका नाम न लिया जाए, बल्कि खसूसन हम तीनों के सामने वो अपनी तौहीन महसूस करेगा। कोतवाले शहर ने यह सारा माजरा सुना तो इंतहाई मुशफ़िकाना तौर पर मशवरा दिया कि बेहतर यही है कि जिसके पास मोहरा है वो खुद ही दे दे। वो तीनों यक जुबान होकर बोले कि नहीं, इसका फैसला तो आपको ही करना होगा। कोतवाल ने जान लिया कि यह टेढ़ा मसला है, आसानी से हल नहीं होगा। चुनाचे सख्त मसरूफियत का बहाना बनाकर उसने इस उलझन को सुलझाने से माजूरी जाहिर कर दी और मशवरा दिया कि वो तीनों वजीर आजम जाफर बरमकी से फैसला करवा लें। वजीर आजम के पास जाकर उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया तो वजीर आजम ताड़ गया कि ये तीनों लड़के कोई ना कोई आफत बर्पा करेंगे। इसलिए उसने अपनी शिकस्त का एहतराफ करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि इसका हल खलीफा बगदाद कर सकते हैं, ये उसके अलावा किसी के बस का रोग नहीं। वो तीनों शाही महल चले गए और खलीफा वक्त के हजूर पेश होकर अपना मुद्दा बयान किया। भाई ये कौन सी मुश्किल बात है, खलीफा ने बात सुनकर कहा, तुम में से जिसके पास मोहरा है वो खुद ही पेश कर दे। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। लड़कों के इसरार पर बादशाह ने काजी शहर नजमुल हसन को हुक्म दिया कि वो इस मसले को हल करें। चुनाचे काजी शहर ने तीनों दोस्तों को अगले रोज अपने घर खाने पर दावत दी। अगले दिन तीनों साथी काजी शहर के घर पहुंच गए। खाना दस्तरख्वान पर चुना गया और वो तीनों काजी के हमरा खाना खाने में मसरूफ हो गए। खलीफा के बेटे शहजादा कासिम ने पुलाव का एक लुकमा मुंह में डाला तो फौरन थूक दिया और कहने लगा कि इसमें से इंसानी गोश्त की बू आती है। वजीर आजम के बेटे खालिद ने कोरमे का एक नवाला लिया तो फौरन उगल दिया और कहा कि ये कुत्ते का गोश्त है। फिर कोतवाल के बेटे अब्बास ने अंडे का हलवा मुंह में डाला तो बोला कि जिसने ये हलवा तैयार किया है वो अपने वालिदैन की नाजायज औलाद है। काजी शहर ऐसे सनसनीखेज इंकशाफ सुनकर परेशान हो गया और नातिम भी हुआ। उसी परेशानी के आलम में काजी ने आने का मकसद पूछा तो उन्होंने तफसील से अपनी मुश्किल बयान कर दी। काजी भांप गया कि यह मामला टेढ़ा है और उनकी तशफ़ी के लिए बड़ी सोच विचार और जहानत की जरूरत होगी। काजी समझदार था, उसने कहा, आपने खाने के बारे में जो हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं उनकी तस्दीक कर लूं, फिर आपके मसले का हल पेश करूंगा। इसके लिए मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दरकार होगी। आप आज से 8वें रोज तशरीफ लाएं, हल पेश कर दिया जाएगा। तीनों दोस्त इजाजत लेकर वापस चले गए। काजी उनके जाने के बाद खासा परेशान और मुज़दरिब था। उसने उस दुकानदार को बुलवाया जिससे चावल खरीदे थे। उसने पूछा कि उसने ये चावल कहां से हासिल किए थे। दुकानदार ने काश्तकार का नाम बता दिया। काजी ने काश्तकार को तलब किया और उससे पूछा कि ये चावल उसने कहां बोए थे। काश्तकार ने बताया कि पुराने कब्रिस्तान की जमीन काफी अरसा से वीरान पड़ी थी और पानी बहुत जमा था। मैंने इस साल चावल उसी में बो दिए। काजी समझ गया कि बादशाह का बेटा सच्चा था और उसे इंसानी गोश्त की बू क्यों महसूस हुई थी। उसके बाद काजी ने कसाब को बुलवाया
जिससे गोश्त खरीदा गया था। कसाब से दरियाफ्त किया कि जो गोश्त उसने दिया था वो किस चीज का था। कसाब ने जवाब दिया कि बकरे का। काजी ने पूछा कि बकरा तुमने कहां से लिया था। उसने व्यापारी का नाम बता दिया। काजी ने व्यापारी को तलब किया और उससे पूछा कि ये बकरा तुमने कहां से हासिल किया था। उसने जवाब दिया कि बकरी का बच्चा मैंने खुद पाला था। काजी ने पूछा, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यह बकरी का बच्चा ही था? अगर मैं ये कहूं कि कुत्ते का बच्चा था तो तुम क्या कहोगे? व्यापारी ने जवाब दिया, हजूरे वाला, ये बच्चा मेरी अपनी बकरी का था। बचपन में इसकी मां मर गई थी और ये एक कुतिया का दूध पीकर पला था। काजी ने उसे वापस भेज दिया। वजीर आजम के बेटे खालिद की बात की तस्दीक हो गई थी। उसके बाद काजी ने अपने बावर्ची को बुलाया और उससे उसके माँ बाप का पता पूछा। बावर्ची की माँ जिंदा थी। उसको बुलाकर उस बात की सदाकत भी मालूम कर ली कि वो अपने माँ बाप की नाजायज औलाद था, और इस तरह कोतवाल के बेटे अब्बास की बात भी दुरुस्त निकली। तस्दीक करने के बाद काजी बेहद परेशान बैठा था और इसी उधेड़ बुन में था कि ये अनोखी मुश्किल कैसे हल की जाए। उसकी नौजवान खूबसूरत बेटी शहरजाद कमरे में दाखिल हुई। अपने बाप को सोचो विचार में गर्क पाया तो कहने लगी, अब्बा जान, क्या उलझन है? आप बहुत बेचैन दिखाई देते हैं। काजी ने सारा माजरा बयान कर दिया। शहरजाद ने कहा, अब्बा जान, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे हल कर दूंगी, आप उन्हें आने दें। काजी ने कहा, बेटी तुम नहीं जानती, तीनों लड़के बड़े चालाक, होशियार और जिद्दी हैं। उनकी तसल्ली कोई नहीं कर सकता। मैं डरता हूं कि उनकी वजह से कहीं मुझे मुलाजमत से ही जवाब न मिल जाए। शहरजाद बोली, आप फिक्र न करें अब्बा जान, ऐसे छिछोरे और लाउबाली नौजवान मेरे सामने दम नहीं मार सकते। मैं उन्हें लाजवाब भी करूंगी और उनकी गुस्ताखियों की सजा भी दूंगी। काजी ने कहा, बेटी ऐसा हरगिज मत करना। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और दरबारी उन लड़कों से पनाह मांगते हैं, हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें। बेहतर यही है कि उनके मामले में तुम दखल ना दो। मैं खुद कोई तरकीब सोचकर उनसे गुलो खलासी करवा लूंगा। मैं लड़के के बहरूप में उनकी तशफी कर दूंगी। शहरजाद ने जवाब दिया, आप मुतमईन रहें, मैं इस मामले की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। 8वें दिन तीनों दोस्त काजी के घर पहुंच गए। काजी ने उन्हें एक आरास्ता कमरे में एहतराम से बिठाया और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा नौजवान बेटा देगा। इतने में काजी की बेटी अरबी नौजवान के रूप में दाखिल हुई। काजी ने उसका तारुफ मेहमानों से कराया कि ये मेरा बेटा अहमद है, हाल ही में तालीम मुकम्मल करके आया है। तीनों दोस्त टिकटिकी बांधे उस हसीन होशरुबा को देखने लगे। कासिम ने कहा, यह लड़के के बहरूप में इंतहाई ज़हीन और समझदार लड़की है। खालिद ने कहा, यह बेहद हसीन और बेशुमार खूबियों की हामिल है। अब्बास ने कहा, इसके सितारे बड़े बुलंद हैं, मगर हमारे मुतालिक इसकी नीयत अच्छी नहीं। शहरजाद ने ये तबसरे अपने मुतालिक सुने तो अपने सर से इमामा उतार दिया। उसके सुनहरे घुंघराले बाल उसके खूबसूरत चेहरे पर अजीब दिलकशी पैदा करने लगे। फिर उसने अपना चोगा उतारा तो नीचे पहना हुआ कीमती लिबास उसकी रानाई में मजीद इजाफा करने लगा। तीनों दोस्तों ने जब उस हसीना को देखा जो उस वक्त यूनानी अप्सरा मालूम होती थी तो सुध बुध खो बैठे। आपने दुरुस्त फरमाया कि मैं लड़की हूं, उसने कहा, और हो सकता है कि आपकी दूसरी बातें भी दुरुस्त हों। मैं बहरहाल आपकी मुश्किल का हल तलाश करने की कोशिश करूंगी। मुझे बताइए कि उलझन क्या है। शहनशाह बगदाद के बेटे कासिम ने अपने होशो हवास दुरुस्त करते हुए कहा, ए हुस्नो हया महर वफा की शहजादी, हम तीनों दोस्त कमरे में बैठे शतरंज खेल रहे थे। हमारा एक मोहरा गुम हो गया। पूरे कमरे की तलाशी लेने पर मोहरा नहीं मिला। वो मोहरा अब हम तीनों में से किसी एक के पास है। आप बताइए कि किसके पास है। गलत लड़के का नाम हरगिज ना लीजिएगा, क्योंकि वो इसमें अपनी बेइज्जती ख्याल करेगा। अगर आप में से किसी एक के पास है तो वो मोहरा खुद ही वापस कर दे। शहरजाद ने कहा, उसमें रुकावट क्या है? खालिद कहने लगा, हम में से कोई भी नहीं बता रहा, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। इसका फैसला निहायत जरूरी है। शहरजाद ने कहा, दुरुस्त है, इसका फैसला मैं किए देती हूँ कि मोहरा किसके पास है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप उसे गौर से सुन लें। यह बिल्कुल सच्ची दास्तान है। आज से 25 साल पहले का जिक्र है। बगदाद में दो दोस्त रहते थे। एक शोहराए आफाक मुसव्विर आमिर का साहबजादा अदनान और दूसरा बगदाद के मशहूर मारूफ कबीले हनूता के सरदार हैदर का बेटा अदरीस था।
दोनों में बचपन से बहुत प्यार था। इकट्ठे पढ़े, खेले और एक साथ जवानी की मंजिल में दाखिल हुए। दोनों दोस्त जब तक एक दूसरे को ना देख लेते चैन ना था। दोनों शरीफ, बहादुर और वफाशार थे। यकजान दो कालिब थे। अदनान को भी बाप की तरह फन्ने मुसव्वरी में कमाल हासिल था और फारिग औकात में अपने बाप का हाथ बटाता था। उन दिनों हर साल शव्वाल के महीने में दरियाए दजला के किनारे सरसब्ज़ो शादाब वादी में अजीमुशान मेला लगता था, जिसमें यूनान, मिस्र, शाम, ईरान और तुर्कस्तान के सौदागर, तबीब, सन्यासी, नजूमी, बाजीगर, शोबदाबाज, बर्दा फरोश, हसीनो जमील रकासाएं, रहजन, ठग और हर किस्म और हर कमाश के लोग आते थे। नामवर कबीलों के सरदारों से लेकर अदना गुलामों तक और हर उम्र और हर नस्ल के लोग मेला देखने आते। माहिर शमशीर जन दूर दराज जगहों से आकर शमशीर जनी के जौहर दिखाते। अमीर लोग अपने आली शान और आरास्ता और पैरास्ता बजरों में हर रात जामो सुबह और रक्सो सरूर की महफिलें सजाते। नाजुक अंदाम और दिलरुबा दोशीज़ाएं अपने दिलफरेब रक्सों से महफिल को कश्ते ज़ाफ़रान बना देती। रात को आंखें खीरा कर देने वाली रोशनियों और रंगारंग कमकमों से सारी आबादी बुक्का नूर दिखाई देती। शोबदाबाज और बाजीगर अपने हैरत अंगेज और अजीबो गरीब तमाशे दिखाकर लोगों को अंगुश्ते बदनदां कर देते। बर्दा फरोश, कताला आलम दोशीज़ाएं सरेआम नीलाम करते और उनकी भारी कीमतें वसूल करते। इस तरह हर छोटा बड़ा, नौजवान, बूढ़ा, मर्द और औरत सभी इस 10 रोज़ा जश्न में शरीक होते। किस्सा मुख्तसर, लोग मेले की इन रंगीनियों और दिलचस्पियों के बायस महीनों इंतजार करते और पूरे तैयारी से शामिल होते। मुसव्विर आमिर भी हर साल मेले में अपनी दुकान सजाता और अपने हाथ से बनाए हुए मुसव्वरी के शाहकार आवेज़ा करता और उन्हें फरोख्त करके हजारों कमाता। अदरीस और अदनान भी हर साल पूरे एहतमाम के साथ मेला देखने जाते थे। एक दफा मुसव्विर आमिर सख्त बीमार हो गया। उसने अपने बेटे अदनान को इस साल ताकीद की कि वो उसकी जगह मेले के दौरान दुकान पर बैठे। इस तरह दोस्तों की ये जोड़ी मेला इकट्ठा न देख सकी और अदरीस अकेला ही देखता रहा। अलबत्ता वो घूम फिर कर अपने जानिसार दोस्त अदनान के पास उसकी दुकान पर आ जाता। एक शाम अदरीस मेले में घूम फिर कर वापस आया तो बेहद परेशान और हवास बाख्ता नजर आया। अदनान को तशवीश हुई और परेशानी का बायस दरियाफ्त किया तो अदरीस ने बताया कि उसने एक परी चेहरा महजबीन को मेले में शान बेनियाजी से कनीज के हमरा घूमते देखा और उसके बगैर उसका जिंदा रहना मुहाल है। दोस्त का हालत जार सुनने के बाद अदनान ने दुकान बंद की और अदरीस को साथ लेकर मेले में उस परी जमाल को ढूंढने निकल खड़ा हुआ। उन दोनों ने मेला खत्म होने तक हर जगह उसे तलाश किया, मगर वो उन्हें कहीं नजर न आई। नाचार उन्हें नाकाम वापस लौटना पड़ा। अगले रोज फिर वो सारा दिन उस अजनबी हसीना को तलाश करते रहे, मगर मायूसी के सिवा कुछ हाथ न आया। मेला खत्म हो गया, लोग अपने अपने घरों को लौट गए। अदनान ने अदरीस को तसल्ली दी और कहा कि उस नाज़नीन का हुलिया बताए। अदरीस उसका हुलिया बताता रहा और अदनान अपने माहिर हाथों से उसकी तस्वीर बनाता रहा। जब तस्वीर तैयार हो गई तो अदरीस ने कहा, इस तस्वीर में 2 खामियां रह गई हैं। उसके निचले होंठ के दाएं जानिब तिल का निशान और दूसरे उसकी जुल्फों की एक लट माथे पर गिरी हुई थी। अदनान ने दोनों चीजें बना दी तो अदरीस बेसाख्ता कहने लगा कि ये अब हूबहू उसी की मुकम्मल तस्वीर है। अदनान ने अपने दोस्त से वादा किया कि जब तक वो उस लड़की का पता नहीं चला लेता और उससे इदरीस की शादी नहीं करवा देता वो चैन से नहीं बैठेगा। वो हौसला न हारे और अदनान की कामयाब वापसी का इंतजार करे। दोनों दोस्त एक दूसरे से अलविदा हुए। अगले रोज अदनान ने अपने घर को खैराबाद कहा और गांव-गांव, बस्ती-बस्ती उस महजबीन को तलाश करने लगा। हर जगह जहां उसके मिलने का इम्कान था वो ढूंढता रहा। भूखा प्यासा थका हारा इस जुनून में फिरता रहा, मगर उस नाज़नीन का कुछ पता न चल सका। उसके बूढ़े वालिदैन और अजीजो अकारिब ने उसे बहुत समझाया, मगर वो अपने प्यारे दोस्त से किए हुए वादे को निभाना चाहता था। वो दूर नजदीक की कोई बस्ती, कोई गांव और कोई आबादी न छोड़ी जहां उसने तलाश न किया हो। इस दौरान वो अपने अजीज दोस्त को भी न मिल सका। अलबत्ता उसे किसी शनासा आदमी की जुबानी पता चला कि वो बहुत ज्यादा बीमार है और बेहद कमजोर हो गया है। खुद उसकी हालत भी दगरगूं थी, मगर वो अपनी सच्ची लगन के सहारे उस हसीना को ढूंढता रहा और हिम्मत न हारी। यहाँ तक कि तलाश करते करते पूरा साल गुजर गया
और अगला मेला मुनक्किद हो गया। फिर वो पूरे 10 रोज दिन रात मेले में घूमता और तलाश करता रहा, मगर वो उसे कामयाबी न मिली। वो मेला भी खत्म हो गया। इस दौरान अदनान के वालिदैन उसके मुतालिक बेहद फिक्रमंद रहे और आखिर मिन्नत समाजत करके उसे घर ले आए। अदनान के घर वालों ने उसे मजबूर करके उसकी शादी करवा दी कि वो शादी के झंझट में फंसकर सही रास्ते पर आ जाए और आवारागर्दी खत्म कर दे। सुहाग रात को जब अदनान अपनी नई नवेली दुल्हन के कमरे में आया और उसका घूंघट उठाया तो यकदम पीछे हटा जैसे बिजली कौंध गई हो। अदनान की हैरत की इंतहा न रही जब उसने अपनी दुल्हन के रूप में उसी माहपारा को पाया जिसे वो 1.25 साल से तलाश कर रहा था। अदनान पर सख्ता तारी हो गया और वो अपनी सरासिमगी को छुपाते हुए पूछने लगी, क्यों मेरे सरताज, क्या बात है? आप मुझे देखते ही परेशान हो गए। इस कनीज से कोई खता हो गई है क्या? अदनान ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए पूछा, ए हसीना आलम, क्या तुम मेरी बात मानोगी? दुल्हन कहने लगी, आप मेरे मजाजी खुदा हैं, मैं आपके हर हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करूंगी, बशर्ते कि वो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ ना हो। अदनान कहने लगा, नहीं, जो भी मैं कहूं तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुमने हुक्म की तामील ना की तो यकीन करो कि कोई मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मैं भी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकूंगा। इस पर दुल्हन बोली, मैं इतनी संगदिल नहीं हूं, फरमाइए हुक्म की तामील होगी। अदनान ने इदरीस की सारी दास्ताने मोहब्बत बयान कर दी कि किस तरह वो उसके इश्क में मुब्तला होकर दीवाना वार अपनी जान निछावर करने को तैयार बैठा है, और फिर उससे किए हुए वादे का भी जिक्र किया। उसकी हालत जार भी बयान की और कहा कि अपने जान से प्यारे दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तुम उससे शादी कर लेना, मैं ताज जिंदगी तुम्हारा ये एहसान फरामोश नहीं करूंगा। दुल्हन ने कहा कि मैं आपके हुक्म के मुताबिक वहां जाने के लिए तैयार हूं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इदरीस के घर जाकर आपसे तलाक मंगवा लूंगी। अदनान ने उससे इत्तफाक किया और अपनी बीवी से कहने लगा कि वो अभी इदरीस के घर चली जाए। दुल्हन ने इदरीस के घर का पता मालूम करके घोड़ा मंगवाया और उसी रात को उसके गांव की तरफ अकेली रवाना हो गई। वो रात के वक्त सफर करती रही। रास्ते में एक जगह वो वीराने से गुजर रही थी तो दूर राहजन अचानक सामने आ गए। उन्होंने ललकारा तो वो रुक गई, और वो जब राहजन करीब आए तो ये देखकर दंग रह गए कि दुल्हन के रूप में इतनी खूबसूरत और जवान लड़की आला कीमती लिबास पहने जेवरात से लदी हुई इतनी रात गए अकेले सफर कर रही थी। वो उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए और इस दौरान उसने किसी किस्म की हिचकिचाहट जाहिर न की। सरदार ने देखा कि एक क़यामत खेज नाज़नीन दुल्हन के रूप में उसके सामने खड़ी है तो महवियत में कुछ देर गुम रहा, फिर बोला, ऐ दोशीज़ा, तुम्हारे लिबास और कीमती जेवरात से मालूम होता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। ऐसी सूरत में अकेले सफर करना मेरे क़यास से बईद है। आखिर कौन सी मजबूरी थी जिससे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दी? दुल्हन कहने लगी, मैं एक इंतहाई जरूरी काम से जा रही हूँ, कोई ऐसी परेशानी है जो मैं इस वक्त नहीं बता सकती। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस अहम मुहिम से नबर्द आसमां हो जाऊं। रहजनों का सरदार कहने लगा, मैं ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेला कि घर आया शिकार यूं हाथ से जाने दूं। लड़की ने कहा, आप बेशक दुरुस्त फरमाते हैं, मगर मैं सिद्के दिल से वादा करती हूँ कि कल शाम से पहले पहले उससे ज्यादा जेवर, नकदी और कीमती कपड़े अपने साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। इस वक्त अगर मैं ना गई तो हो सकता है कोई कीमती जान जाया हो जाए। मैं बुज़दिल नहीं हूं, अगर मुझे डर या खौफ होता तो मैं अकेली सफर न करती। सरदार लड़की की दलेरी से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, चलो ये भी आजमा लेते हैं, मैं अपने आदमियों से कहता हूं कि तुम्हें मंजिल मकसूद तक छोड़ाएं। दुल्हन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अकेली सफर करूंगी और आपसे किया हुआ वादा अपना जरूर पूरा करूंगी। दुल्हन वहां से चलकर सीधी इदरीस के घर पहुंची और इदरीस से मिलने उसके कमरे में गई। इदरीस ने जब उस दिलरुबा नाज़नीन को देखा तो बेहद हैरान हुआ। उसकी लाजवाल मोहब्बत की हसीन देवी उसके सामने खड़ी थी। उसके सपनों की हसीन ताबीर उसके रूबरू थी। वो खामोश निगाहों से अपनी महबूबा का रुखे ज़ेबा देख रहा था। उस हसीन ने खामोशी तोड़ी और कहा कि आपने मेरी चाहत की और ये अदना कनीज आपकी हर खिदमत बजा लाने हाजिर हो गई। इदरीस ने जब ये तिलिस्मी कलिमात मुतरन्नम आवाज में उस हसीना के मुंह से सुने तो बड़े मोतबाना लहजे में कहने लगा, ए परिस्तान की शहजादी, तुम कौन हो और कहां से आई हो?
तुम्हारा लिबास और चेहरा बता रहा है कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मुझे बताओ ये किस्सा क्या है। दुल्हन कहने लगी, आपको इससे क्या मतलब, मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर आपके कदमों में आ गई हूँ और अब उम्र भर कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इदरीस ने कहा, बेशक मैं तुम्हारे प्यार और इश्क में जिंदगी और मौत की बाजी लगा चुका हूँ, मगर मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है। करीब ही पड़ा हुआ खंजर उठाकर कहा कि अगर तुमने मुझे इन सवालों का सही जवाब ना दिया तो मैं इसे अपने सीने में उतार कर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। हसीना ने असल राज का इंकशाफ कर दिया। ये सुनते ही इदरीस ने कहा, तुम मेरे अजीज अज़जान दोस्त की बीवी हो और मेरी हकीकी बहन। भाई के दरवाजे पर तुम्हारे लिए सदा खुले हैं। और बड़े तकरीमो एहतराम से बहन को बिठाया और उसकी खिदमत मदारत की। अगले रोज सुबह दुल्हन ने इदरीस से वापस चलने की इजाजत मांगी तो उसने कहा कि भाई बहनों को इज्जत आबरू के साथ रुखसत किया करते हैं। उसने बेशकीमत जेवरात, पारचा जात और नकदी देकर अपनी बहन को रुखसत किया और अपने आदमियों से कहा कि वो उसे उसके घर छोड़कर आए। दुल्हन ने अकेले ही जाने की जिद की तो इदरीस कहने लगा, इतने जेवरात नकदी वगैरह के साथ तुम्हारा अकेले सफर करना मुनासिब नहीं। मगर वो बाजिद रही और किसी के साथ जाने पर तैयार ना हुई। आखिर इदरीस को हथियार डालने ही पड़े और उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बहन को अलविदा किया। इदरीस के घर से चलकर वो रहज़नों के ठिकाने पर पहुंची और सरदार के रूबरू पेश हो गई। उसने तमाम जेवरात, नकदी और कीमती कपड़े सरदार के सामने ढेर कर दिए और कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक आ गई है। अब सरदार को इख्तियार है वो जो हुक्म दे। सरदार सख्त हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसी लड़की है, इतनी बहादुर, दलेर और सच्ची। उसने सरदार की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। सरदार कभी उसे देखता और कभी सामने पड़ी हुई बेशकीमत अशिया को। वो असल मसले पर जितना भी गौर करता उतना ही उलझता हुआ महसूस करता। आखिर उससे रहा ना गया। लड़की से पूछने लगा कि तुम कौन हो और ये सब क्या चक्कर है। दुल्हन ने कहा, आप तो रहज़न हैं, आपको इससे क्या कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई हूँ। आप अपनी दौलत समेटे और मैं आपकी कनीज बनकर आपकी कदम बोसी के लिए मौजूद हूँ। सरदार ने तुनक कर कहा, देखो लड़की, मैंने आज तक जिंदगी में हार नहीं मानी। तुमने ना सिर्फ मेरे पुख्ता अज़म को मुतज़ल्ज़ल किया है बल्कि मेरी हिम्मत और हौसले को शिकस्त दी है। मैं तुम्हारी दास्तान जरूर सुनूंगा, ख्वाह उसके लिए मुझे अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोने पड़े। लड़की ने अपनी पूरी दास्तान सरदार को बयान कर दी। सरदार बड़ी दिलचस्पी और महवियत से सुनता रहा। जब लड़की अपनी दास्तान खत्म कर चुकी तो सरदार कहने लगा कि मैं तुम जैसी ज़हीन और बहादुर लड़की को अपनी बेटी बनाना फख्र महसूस करूंगा। आज से तुम मेरी बेटी हो। उसके बाद दुल्हन ने सरदार से इजाजत चाही। सरदार कहने लगा कि बाप बेटियों को ऐसे रुखसत नहीं किया करते। उसने जब अपनी मजबूरियां बताई कि अगले रोज उसके मैके वाले उसे लेने आने वाले हैं और उसे ना पाकर बेहद परेशान होंगे तो सरदार ने इजाजत दे दी और बेशुमार दौलत, हीरे जवाहरात और जेवरात वगैरह देकर बेटी को अलविदा किया। अपने आदमियों से कहने लगा कि मेरी बेटी को इसके घर छोड़ाएं। लड़की ने कहा कि मैं अकेली आई थी और अकेली ही चली जाऊंगी। सरदार ने बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए रुखसत किया। वहां से चलकर दुल्हन अपने खाविंद के घर पहुंची। अदनान उसे देखकर भौंचक्का रह गया। उसने अपने शौहर को तफसील से अपने इस अनोखे सफर की रुएदात सुनाई तो वो खुदा का शुक्र अदा करने सजदे में गिर गया। शहरजाद ने ये दास्तान यहाँ खत्म करते हुए तीनों दोस्तों कासिम, खालिद और अब्बास से बारी बारी पूछा कि आप बताएं कि असल कुर्बानी किसने दी। सबसे पहले कासिम ने जवाब दिया, असल कुर्बानी अदनान ने दी, जिसने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने की खातिर अपनी मनकूहा बीवी को अपने दोस्त के पास भेज दिया। खालिद ने कहा, नहीं, हकीकी कुर्बानी तो इदरीस ने की, जिसने उस लड़की को दिलो जान से चाहा और जिसके लिए वो मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला हो गया। उसे जब पता चला कि वो माविश उसके प्यारे दोस्त की बीवी है तो उसने उसे बहन बना लिया और उसका इसार वाकई बेमिसाल है। अब्बास बोला, नहीं, वो दोनों तो आपस में गहरे दोस्त थे। उन्होंने अगर एक दूसरे के लिए कोई कुर्बानी दी तो किसी पर एहसान नहीं किया, ये उनका फर्ज था। असल कुर्बानी तो रहज़नों के सरदार ने दी जो बुरे काम करने वाला था, मगर जब हकीकत हाल मालूम हुई तो उसने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। शहरजाद ने तीनों के जवाबात सुने तो कहने लगी कि मोहरा अब्बास के पास है और उससे कहा कि मोहरा पेश कर दे। इस पर अब्बास ने मोहरा निकालकर अपने सामने मेज पर रख दिया। वो तीनों बेहद हैरान हुए। उन्होंने शहरजाद से पूछा कि किस तरह इतनी आसानी से उसने उनका फैसला कर दिया।
शहरजाद ने जवाब दिया, ये तो बड़ी सीधी बात है। आदमी जिन आदात का खुद मालिक होता है उसी खसलत के आदमी को वो पसंद करता है। अब्बास ने उन चोरों और राहजनों के सरदार की तारीफ की तो मैं फौरन इसके जहनी रुझानात को समझ गई कि यही असल मुजरिम है। तीनों दोस्त उस अक्लमंद लड़की के इस फैसले से बेहद मुतासिर हुए, उसकी अक्लमंदी की दाद देते हुए और शुक्रिया अदा करते वहां से रुखसत हो गए।